हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ बजट 2019-20, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं प्रदेश सरकार द्वारा जो फरवरी 2019 को जो बजट पेश किया गया था उसमें की गई कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आज का वीडियो चालू करने से पहले आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। सीजीपीएससी ई पाठशाला अपना ऑफलाइन क्लासेस जल्द ही ओपन कर रहा है आपके दुर्ग और भिलाई शहर में। नेक्स्ट ईयर यानी सीजीपीएससी प्री 2020 को टारगेट करते हुए हम अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन कर रहे हैं दुर्ग और भिलाई शहर में। कहाँ ओपन होगा, क्या होगा, इससे रिलेटेड एक प्रॉपर वीडियो अपकमिंग मंथ में हम एक प्रॉपर वीडियो बना करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सो हमारा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन होने वाला है आपके दुर्ग भिलाई शहर में। इसके अलावा समझिएगा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ बजट 2019-20 और इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं केंद्रीय बजट 2019-20, ये दोनों का आपका एक नोट्स बना करके इसका पीडीएफ आपका अपलोड कर दिया गया है फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, और उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट पे दे दिया गया है। एक्चुअली ये आपके इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट था, मुझे इसे इकोनॉमिक सर्वे में अटैच करना था, बट किसी कारण से उस समय मेरा ये नोट्स प्रिपेयर नहीं हो पाया था। तो ये नोट्स आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, सभी के लिए फ्री में अवेलेबल है। एग्जाम टाइम है, नोट्स बनाने का कोशिश मत कीजिएगा, इसीलिए इसे फ्री किया जा रहा है ताकि आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सके। ठीक, तो नोट्स मत बनाइए, जा करके डाउनलोड कीजिए, पढ़ना चालू कीजिए। डिजिटली पढ़ना चाहते हैं डिजिटली पढ़िए, या प्रिंट आउट निकाल के पढ़ना चाहते हैं प्रिंट आउट निकाल के पढ़िए। मुश्किल से आपके 8 से 10 पेज के आसपास से कुछ इसका प्रिंट आउट निकलेगा। ठीक, तो वहां से जाकर के इसे डाउनलोड कर दीजिए, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, और आपके नीचे कमेंट सेक्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ बजट 2019-20, छत्तीसगढ़ बजट 2019-20 समझिएगा, बजट पेश हुआ है आपका 8 फरवरी 2019 को। 8 फरवरी 2019 को हमारे प्रदेश का बजट पेश हुआ है। ये हमारे प्रदेश का 19वां बजट है, ये हमारे प्रदेश का 19वां बजट है। बजट पेश किया है आपके वित्त मंत्री भूपेश बघेल जी ने। देखिए, ये जो भूपेश बघेल जी है ये हमारे प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री भी है, मुख्यमंत्री के साथ साथ इनके पास वित्त विभाग भी है, यानी ये हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री भी है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, हमारे प्रदेश के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? भूपेश बघेल। तो ये जो इस बार का जो बजट पेश हुआ है उसमें जो बजट को जो पेश करते समय, देखिए एक्चुअली में जो बजट है इसमें बजटीय भाषण के दौरान इसमें बजट पेश किए जाने की जो भावना कही गई है वो है आपका बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना के साथ इस साल का 19वां बजट पेश किया गया है। ठीक, समझिएगा, इस साल के बजट में जो नारा दिया गया है वो है आपके छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरुआ घुरवा औ बारी एला बचाना है संगवारी। इस बार के जो बजट का नारा है, ये बजट का नारा है आपका छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरुआ गरुआ घुरवा औ बारी एला बचाना है संगवारी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारे प्रदेश का कौन सा बजट है? इस साल जो बजट पेश किया गया है ये हमारे प्रदेश का 19वां बजट है। वर्तमान वित्त मंत्री कौन है हमारे प्रदेश के? वो है आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अब समझिएगा छत्तीसगढ़ के बजट का आकार, छत्तीसगढ़ के बजट का आकार समझिएगा। छत्तीसगढ़ का जो कुल बजट है वो पेश किया गया था आपके 95,899 करोड़ रुपए का। 95,899 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था इस साल। ठीक, लेकिन यदि हम देखिए तो कुल बजट का आकार है, कुल बजट का आकार कितना था? 95,899 करोड़ रुपए। लेकिन शुद्ध बजट के आकार की हम बात करें तो शुद्ध बजट का आकार था आपका 90,909 करोड़ रुपए। शुद्ध बजट का आकार था आपका 90,909 करोड़ रुपए। देखिए, ये कुल बजट और शुद्ध बजट में अंतर क्या होता है? जो आपके कुल बजट में से यदि ऋण अदायगी और पुनः प्राप्तियों को घटा दे तब हमारा प्राप्त होता है आपका शुद्ध बजट। पेपर में आपको दोनों डाटा देखने के लिए मिले होंगे। एक्चुअली में जब बजट की बात की जाती है तो इस डाटा को अधिकतर इस डाटा को हाईलाइट किया जाता है। तो याद रखिएगा, जो हमारे प्रदेश का शुद्ध बजट कितना है? 90,909 करोड़ रुपए। यदि हम बात करें बजट में वृद्धि, यानी पिछली वर्ष की तुलना में इस साल जो बजट पेश किया गया उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो याद रखिएगा 9.2% की वृद्धि हुई। पिछले साल की बजट से 9.2% अधिक आपका बजट पेश किया गया। ठीक, अब समझिएगा कृषि बजट हमारे प्रदेश में पृथक तौर पर कृषि बजट पेश किया जाता है। तो याद रखिएगा, हमारे प्रदेश में आपका 21,597 करोड़ रुपए, 21,597 करोड़ रुपए का आपका कृषि बजट पेश किया गया, जो कि पिछले साल के कृषि बजट से 1.5 गुना है। पिछले साल के कृषि बजट का 1.5 गुना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रदेश का कृषि बजट कितना है?
21,597 करोड़ रुपए इंपॉर्टेंट है। अब समझिएगा आर्थिक स्थिति 2018-19, हम क्या पढ़ रहे हैं, बजट 19-20 पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां क्या बता रहा है आपके 18-19 के आंकड़े। देखिए बजट में जो आंकड़े बताए जाते हैं, तो जो ईयर खत्म हुआ, तो जो पिछला जो साल आपका बीता है, या पिछला वित्तीय वर्ष जो खत्म हुआ है, उस वित्तीय वर्ष में जो आंकड़े हैं, जो विकास दर है, विकास दर के आंकड़ों को बताया गया है। समझिएगा ये कॉलम है आपका विकास दर छत्तीसगढ़ और भारत। समझिएगा सबसे पहले नंबर पर है आर्थिक विकास दर। ये जितने भी हम डाटा की बात कर रहे हैं, ये सभी के सभी आपके स्थिर कीमतों पर है। ठीक, आर्थिक विकास दर जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का है आपका 6.08%। यदि हम भारत के आर्थिक विकास दर की बात करें, कब की, वित्तीय वर्ष 2018-19 की, तो भारत का आर्थिक विकास दर है आपका 7.2%, यानी 7.2%। कृषि विकास दर की बात करें तो छत्तीसगढ़ का है 3.99%। उद्योग का, छत्तीसगढ़ का जो उद्योग में जो विकास दर हुआ है वो है आपका 5.4%, जबकि छत्तीसगढ़ का सेवा क्षेत्र में जो विकास दर हुआ है या वृद्धि हुई है वो है आपके 6.9%। यदि हम भारत की बात करें तो भारत का जो है आपका आर्थिक विकास दर है वो है आपके 7.2%। कृषि क्षेत्र में जो विकास हुआ है या जो वृद्धि हुई है वो है आपके 3.8%। उद्योग क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है वो है आपके 7.8%। सेवा क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है वो है आपके 7.3%। ठीक, आंकड़े हैं, बस याद करना है, इसलिए इसको इन चीज़ों को फटाफट बता रहा हूँ, इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे में हम डिटेल पे इस पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब नीचे समझिएगा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय ये छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय, छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय जो कि है आपके प्रचलित कीमतों पर, ये सारे आंकड़े स्थिर कीमतों पर है। जो प्रति व्यक्ति आय है छत्तीसगढ़ का, जो आपका प्रति व्यक्ति आय है वो है आपके प्रचलित कीमतों पर कितना है, 96,887 करोड़ रुपए। 96,887 करोड़ रुपए हमारे प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर है आपका 96,887 करोड़ रुपए। समझिएगा ये जो आपका प्रति व्यक्ति आय है हमारे प्रदेश का, जो प्रति व्यक्ति आय है प्रचलित कीमतों पर, इस पे जो पिछले वर्ष की तुलना पर 7.88%, पिछले वर्ष की तुलना में 7.88% की वृद्धि हुई है। हमारे प्रदेश के प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में 7.88% की वृद्धि हुई है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका क्षेत्रवार व्यय। क्षेत्रवार व्यय यानी सरकार को जो आय होती है, सरकार को जो आय होती है, तो जब वो व्यय करती है तो किस क्षेत्र में कितना प्रतिशत व्यय करती है। तो याद रखिएगा सरकार का जो सर्वाधिक व्यय है, सरकार का सर्वाधिक व्यय होता है आर्थिक क्षेत्र में जो कि है 44%। उसके बाद व्यय होता है आपके सामाजिक क्षेत्र में जिसका है 36%। फिर है आपके थर्ड नंबर पर है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जिसमें आपका 32% व्यय होता है। और उसके बाद है आपका अनुसूचित जाति क्षेत्र जिसमें आपका 11% व्यय होता है। देखिए इसे ऐड करने की कोशिश मत कीजिएगा, आप ये करेंगे कि इसको ऐड करेंगे तो इसको 100% आना चाहिए। ठीक, ऐसे गलती मत कीजिएगा, कभी 100% नहीं आएगा। इसका कॉन्सेप्ट और थोड़ा डीप में जाता है, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, फिर उस राजस्व व्यय का इतना प्रतिशत, पूंजीगत व्यय का इतना प्रतिशत। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बता नहीं रहा हूं, आप ये सबको ऐड करेंगे तो लगभग आपका 120+ 120% से अधिक जाएगा ये। ठीक, तो देखिए जो हमारा प्रदेश का जो क्षेत्रवार व्यय होता है उसमें सर्वाधिक व्यय होता है आपके आर्थिक क्षेत्र में, सेकंड होता है आपके सामाजिक क्षेत्र में, उसके बाद होता है आपके अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में, उसके बाद होता है आपके अनुसूचित जाति क्षेत्र में। देखिए ये जो आपका अनुसूचित जो आपका ये जो आर्थिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल रहता है आपका खाद्य एवं नगरीय आपूर्ति, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक निर्माण, सिंचाई, ये आपके आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जबकि हम सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल रहता है आपका स्कूली शिक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति विकास, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास। ठीक, तो ये सारे के सारे ये जो इसमें और अलग अलग आपके सब डिवाइडेड रहते हैं अन्य छोटे छोटे क्षेत्रों में। ठीक, अब देखिए, अब यदि हम बात करें कृषि तो हमारे प्रदेश का जो कृषि बजट पेश हुआ है वो है आपके 21,597 करोड़ रुपए का। जो हमारे प्रदेश का जो ये कृषि बजट पेश हुआ है हम यहाँ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 21,597 करोड़ रुपए का, जो कि पिछली वर्ष की तुलना में आपका 1.5 गुना है। ठीक, अब समझिएगा जो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है तो उसको हम क्षेत्रवार डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सेकंड नंबर पर है कृषि एवं खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग। कृषि एवं खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदल करके अब रख दिया गया है आपका कृषि कल्याण किसान विभाग और प्रौद्योगिकी विकास। यहाँ मैंने प्रौद्योगिकी मिटा दिया है।
ठीक, प्रौद्योगिकी विकास। ठीक, प्रदेश का जो आपका कृषि एवं खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग था उसका नाम बदल करके रख दिया है कृषि कल्याण किसान विकास और प्रौद्योगिकी विकास, ये नाम रखा गया है, नाम परिवर्तित करके। एक और घोषणा किया गया है कृषकों को बोनस दिया जाएगा, जिसके लिए देखिए सोयाबीन के उत्पादन में और गन्ना के उत्पादन पे दो फसलों पर कृषकों को बोनस दिए जाने का प्रावधान है इस बार के बजट में। तो जो सोयाबीन का जो उत्पादन है उस पर बोनस दिए जाने के लिए आपका 10 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जबकि गन्ना के उत्पादन में बोनस दिए जाने के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसमें दो याद रखिएगा कृषि उपज कौन कौन से है, सोयाबीन और गन्ना, जिसमें बोनस दिए जाने के लिए इस बार के बजट में 10 करोड़ रुपए और 50 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। नेक्स्ट है आपका शिक्षा, नवीन कृषि महाविद्यालय। इस बार के बजट में घोषणा किया गया है कि आपका मुर्रा, दुर्ग जिले के मुर्रा ग्राम में और बेमेतरा जिले के साजा ग्राम में आपके नवीन कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। क्या है ये महाविद्यालय? ठीक, बजट में अलग से हाईलाइट किया गया है कि इस बार के जो आपका नवीन जो कृषि महाविद्यालय ये आपके मुर्रा ग्राम दुर्ग में और आपके साजा बेमेतरा में खोले जाएंगे। नवीन ITI संस्था खोली जाएगी, कहां पर? बतौली सरगुजा में। देखिए ये चीजों को अलग से हाईलाइट किया गया था, इसलिए इन चीजों को मैं लिख के बता रहा हूं यहां। ठीक, केवल इंपॉर्टेंट चीज ही हम डिस्कस कर रहे हैं। वैसे बजट में तो बहुत सारी चीजें दी गई है और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको PDF में मिल जाएगा, उस PDF को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो हाईलाइटेड चीज है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं। नवीन ITI संस्था, मैंने यहां IIT कह दिया है, नवीन ITI संस्था। ठीक, नवीन ITI संस्था ये ओपन किया जाएगा आपका बतौली ग्राम सरगुजा जिला में और दुलदुला और मनोरा जशपुर जिला में। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, महिला एवं बाल विकास। पहले नंबर पर है आपके मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत दी जाने वाली जो सहायता राशि है उसे 15,000 से बढ़ा करके कर दिया गया है आपका 25,000। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत जो पहले 15,000 रुपए की राशि दी जाती थी उस 15,000 रुपए की राशि बढ़ा करके अब कर दिया गया है आपका 25,000। इंपॉर्टेंट है, इस साल का प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट है महिला महाविद्यालय। इस बार के बजट में घोषणा की गई है कि आपका जो बालोद जिला है, बालोद जिला में एक महिला महाविद्यालय खोला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका समाज कल्याण के अंतर्गत समझिएगा मनरेगा के अंतर्गत इस साल प्रदेश सरकार द्वारा मनरेगा के लिए आपको 1542 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। प्रदेश के राज्य सरकार के द्वारा मनरेगा के लिए 1542 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। देखिए केंद्र सरकार मनरेगा के लिए अलग राशि आवंटित करती है, राज्य सरकार मनरेगा के लिए अलग राशि आवंटित करती है। केंद्रीय बजट में मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जबकि प्रदेश सरकार द्वारा मनरेगा के लिए 1542 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़कर आंसर टिक कीजिएगा। केंद्र सरकार पूछ रहा है कि राज्य सरकार पूछ रहा है। नेक्स्ट है दिव्यांग विवाह सहायता राशि। देखिए दिव्यांगों को विवाह के समय दी जाने वाली सहायता राशि को 50,000 रुपए से बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दी गई है। दिव्यांगों को विवाह सहायता राशि जो प्रदान की जाती थी उसे 50,000 रुपए से बढ़ा करके इस बार के बजट में 1 लाख रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए निःशक्तजन पुनर्वास केंद्र ये खोले जाएंगे आपके रायपुर व बालोद में। रायपुर और बालोद जिला में इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बन सकता है। निःशक्तजन पुनर्वास केंद्र इस साल के बजट में किन 2 जिलों में आपकी निःशक्तजन पुनर्वास केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो कौन कौन सा जिला है? आपका रायपुर जिला और बालोद जिला। ठीक, नेक्स्ट है आपका घरौंदा केंद्र ये खुलेगा आपके बालोद जिले में। इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न बन सकता है कि घरौंदा केंद्र किस जिले में, इस साल के बजट में किस जिले में घरौंदा केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो वो है आपका बालोद जिला। घरौंदा केंद्र क्या है? एक्चुअली ये 2017 में रायगढ़ जिले से प्रारंभ की गई एक आपका आवासीय योजना है। आवासीय योजना किनके लिए है? ये मानसिक रूप से आपके निःशक्तजन लोगों के लिए है। मानसिक रूप से निःशक्तजन लोगों के लिए है जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक आयु के मानसिक रूप से निःशक्तजनों के लिए आजीवन आश्रय
आजीवन आश्रय तथा सुधारात्मक उपचार के लिए इस घरौंदा केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो घरौंदा केंद्र कहाँ खोला जाएगा? बालोद जिले में, जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के मानसिक रूप से निशक्त जन को आजीवन आवास और सुधारात्मक उपचार प्रदान किया जाएगा इस आपके घरौंदा केंद्र के माध्यम से। नेक्स्ट समझिएगा, स्वास्थ्य सुविधा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे प्रदेश का जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ये वर्तमान में है आपका DKS रायपुर। जो आपका DKS हॉस्पिटल है रायपुर का, वो आपका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो उसी के तर्ज पर आपका बिलासपुर और जगदलपुर मेडिकल कॉलेज, बिलासपुर मेडिकल कॉलेज और जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में भी आपका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला जाएगा। नेक्स्ट है आपका सुपेवाड़ा ग्राम, गरियाबंद जिला। आप सभी को मालूम है, इस बार काफी हाईलाइटेड ये है प्लेस सुपेवाड़ा ग्राम। सुपेवाड़ा ग्राम जो कि गरियाबंद जिले में है, यहाँ पर दूषित पानी की वजह से किडनी की रहस्यमयी बीमारी से यहाँ के ग्रामीण जूझ रहे हैं। तो इस साल का जो बजट है, इस साल के बजट में यहाँ पे इस सुपेवाड़ा ग्राम में 2 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी जल प्रदाय योजना के लिए। अलग से देखिए, अलग से ये राशि प्रदान की गई थी, पर्टिकुलर इस ग्राम को ही प्रदान की गई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूषित पानी की वजह से किडनी की रहस्यमयी समस्याएं या रहस्यमयी बीमारी हो रही थी। तो इसीलिए इस सुपेवाड़ा ग्राम में जो है 2 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी जल प्रदाय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट समझिएगा, वनोपज और वन्य जीव। वनोपज और वन्य जीव, देखिए वन्य पशु से जनहानि होने की दशा में, वन्य पशु से जनहानि होने की दशा में 6 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। 6 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। पहले क्या होता था, देखिए पहले ये राशि आपकी 4 लाख रुपए थी, 4 लाख रुपए से बढ़ा करके ये राशि कर दिया गया 6 लाख रुपए। क्या है ये? वन्य पशुओं से जनहानि। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, आप सभी को मालूम है कि हमारे प्रदेश में अभी मानव हाथी संघर्ष काफी होगा। मानव क्या होते हैं, जो आपके हाथी जो है, हाथी वो मानव बसाहटों में चले जाते हैं, जिसके कारण वहां पे किसी की झोपड़ी तोड़ देते हैं, कई बार इंसानों को ही कुचल करके मार देते हैं। तो इस दशा में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, देखिए इसमें पर्टिकुलर हाथी नहीं है, कोई भी जंगली जीव, जैसे कोई बाघ घुस गया या कोई तेंदुआ घुस गया, उसके कारण यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो यहां क्या बोल रहा है, जनहानि की दशा में, मृत्यु होने की दशा में उस मृतक के परिवार को 6 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। पहले यह राशि 4 लाख रुपए थी, वर्तमान में यह राशि 6 लाख रुपए कर दी गई है। देखिए एक्चुअली में क्या है, वन्य जीवों को केवल वन्य क्षेत्र तक रखने की जवाबदारी आपके वन विभाग की होती है, लेकिन किसी कारण से यदि आपके वन्य जीव मानव बसाहटों में चले जाते हैं, उसके कारण यदि आपके जान माल की हानि होती है, जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसे 6 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। यदि किसी वन्य जीव के कारण कोई व्यक्ति अगर स्थायी रूप से विकलांग हो गया है, तो स्थायी रूप से विकलांग होने की दशा में 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। यदि कोई व्यक्ति वन्य जीव के कारण कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, यानी मान लीजिए किसी हाथी ने किसी व्यक्ति को कुचल दिया, जिसके कारण वो काफी गंभीर रूप से घायल हो गया, तो उस कंडीशन में उसे 59,001 रुपए की राशि, 59,100 रुपए की राशि, ठीक है, 59,100 रुपए की राशि उसे प्रदान की जाती है। यदि किसी वन्य जीव के कारण आपका मानव बसाहटों में कोई वन्य जीव घुस गया और उनके पशुधन को, जैसे मान लीजिए कोई बाघ या तेंदुआ घुस गया और वहां पे जाकर उनके बकरियों को खा लिया या उनके मवेशियों को खा लिया, तो उस दशा में आपके पशुधन की हानि होने की दशा में उन्हें 30,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग है, सभी को याद नहीं रखेंगे चलेगा, लेकिन इसको याद रखिएगा कि वन्य पशुओं से जनहानि होने की दशा में 6 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। जो पहले 4 लाख रुपए थी उसे 6 लाख रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपके 20 नए पशु औषधालय खोले जाने की घोषणा की गई है। बस इसमें ये आंकड़े याद रखिए। और 15 लघु वन उपजों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे की जाएगी, ये घोषणा किया गया था आपके बजट के समय। लेकिन अभी कुछ नया आपका करंट में जो न्यूज आया है, तो प्रदेश सरकार 7 और आपके लघु वन उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी करेगी। यानी कि ये 15 लघु वन उपज और 7 और लघु नए वन उपज, तो टोटल हो गया आपके 22 लघु वन उपजों का इस साल प्रदेश सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी करेगी। बजट में घोषणा किया गया था 15 का, अभी वर्तमान करंट में जो न्यूज आया है उसमें 7 नए लघु वन उपजों की भी खरीदी किए जाने की घोषणा की गई थी। तो आपका वर्तमान में यानी इस वर्ष में आपके 22 लघु वन उपजों का आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य पे प्रदेश सरकार खरीदी करेगी। ठीक, तो जितने भी डाटा बताए सारे डाटा इंपॉर्टेंट है। कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ से पढ़िए, नोट्स मत बनाइए। ठीक, तो आज का हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार की डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।